हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलो। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल के लेक्चर में हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट में, और उस टॉपिक का नाम था वंध्यता यानी कि स्टेरिलिटी। ठीक है, तो कल थोड़ा सा हमने इसके बारे में जाना था भाई, वंध्यता के बारे में, और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, वंध्यता को, स्टेरिलिटी को। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि वंध्यता होती क्या है, तो एक सिंपल सी प्रोसेस होती है वंध्यता कि यदि कोई दंपत्ति 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास करता है, उसके बाद भी गर्भाधान नहीं हो पाता है या संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो हम उस कंडीशन को स्टेरिलिटी यानी कि वंध्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस वंध्यता के कई कारण हमने जैसे देख, हो सकता है शारीरिक कारणों से, जन्मजात कारणों से, किसी रोग की वजह से, किसी औषधि की वजह से, कोई प्रतिरक्षात्मक आदि कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे दंपत्ति बंधे रह जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि आप बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते किसी बंधे दंपत्ति को क्या सलाह देंगे, तो आप बोलेंगे कि सर हम किसी भी बंधे दंपत्ति को बायोलॉजी छात्र होने के नाते हम उनको ART का सहारा लेने की सलाह देंगे। अच्छा, अब बात आती है कि ART है क्या, तो आप बोलेंगे मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ART ऐसी टेक्निक होती है जो संतान प्राप्त करने में मदद करती हैं। तो जो भी टेक्निक संतान प्राप्त करने में सहायता करती हैं, आप उन सभी टेक्निक को किस नाम से जानते हैं? हम उस टेक्निक को ART या सहायक जनन प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। तो कल जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी ART होती है, तो आज हम उन सभी ART को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो होता है पात्र निषेचन। सबसे पहली जो विधि है वो क्या है? पात्र निषेचन। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में IVF। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जा चुका है कि IVF का पूरा नाम, IVF का पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर जो फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म जो है, उनकी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा बनती है। तो बहुत सारी फुल फॉर्म हम यहाँ पर पढ़ के चलेंगे, तो उन सभी की मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो उन सभी की शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म हमें जानना अत्यधिक आवश्यक है भाई। ठीक है, तो सबसे पहली विधि कौन सी है? पात्र निषेचन, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोल के चल रहे हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? IVF के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? IVF के नाम से जानते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि IVF का पूरा नाम लिखो, तो आपका आंसर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ये पूछा जा चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो पात्र निषेचन विधि है, इसी विधि को आप बड़े प्यार से टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। बहुत आपने ये नाम सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, सुना है ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जिक्र तो अखबार में भी भाई, ये इसका एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा कि निसंतान दंपत्तियों के लिए पहली बार यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखते हैं ना आजकल, मेन पृष्ठ पर ही आता है, इनफर्टिलिटी ऐसे कुछ आते हैं ना। तो पात्र निषेचन जो पहली विधि है ART की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम में ली जा रही है आजकल निसंतान दंपत्तियों के लिए, तो उसे हम पात्र निषेचन, और साधारण उसका क्या नाम है जिसको जानते हैं हम? टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, किस नाम से जानते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। अब थ्योरी आपके सामने है, ये केवल आपको इसका कंसेप्ट समझना है कि ये विधि आखिर होती कैसे। तो मैं आपको बता दूं इसमें हम क्या करते हैं
इसमें हम या तो पति या कोई दाता पुरुष, ठीक है, ऐसे ही पत्नी या दाता महिला। देखिए भाई, कोई बंधे दंपत्ति है, ठीक है, अब बंधे दंपत्ति है और वो हॉस्पिटल जाते हैं, एआरटी का सहारा लेते हैं और वहाँ डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करता है कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह देता है, टेस्ट ट्यूब बेबी करना होता है। तो वो सबसे पहले तो उनके गैमेट को चेक करता है कि जो पुरुष है उसका मेल गैमेट सही है या नहीं है, फर्टिलाइज कर सकता है नहीं कर सकता, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। फीमेल के अंदर देखता है ओवा बन रहे हैं नहीं बन रहे खुद के उसके, ठीक है। यदि उन दोनों के स्पर्म और ओवा दोनों सही हैं और उनको कहीं ना कहीं और कोई दिक्कत आ रही है कोई भी कारणवश, या हो सकता है शुक्राणु के पास थोड़ी सी क्षमता है निषेचन करने की जो नष्ट हो जाती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं, है ना। तो उस समय टाइम क्या होता है कि जो पति होता है और पत्नी, यदि इन दोनों के गैमेट सही हैं तो इन दोनों को ही युग्मक ले लिए जाते हैं, बाहर निकाल लिए जाते हैं। लेकिन यदि इन दोनों के ही युग्मक सही नहीं है या किसी एक का युग्मक सही है नहीं है, जैसे मान लीजिए पति के शुक्राणु नहीं बन रहे, ठीक है, तो हम पति के स्थान पर क्या करेंगे, कोई दाता पुरुष होता है, मतलब जो कृत्रिम वीर्य जिसको हम बोलते हैं संरक्षण करके रखते हैं। कृत्रिम वीर्य तो कृत्रिम नहीं होता है ना, लेकिन उसका संरक्षण करके रखते हैं हम, है ना। तो उस वीर्य में से शुक्राणु ले लिए जाएंगे और पत्नी का क्या ले लिया जाएगा, अंडाणु, ठीक है। तो जनरली तो हम पति और पत्नी ही पढ़ के चलेंगे। तो होता क्या है कि पति के स्पर्म को, वीर्य को एक ट्यूब में डाल दिया जाता है, यही है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब एक परख नली में डाल दिया जाता है, आपने परख नली शिशु का नाम सुना होगा, तो परख नली में डाल दिया जाता है भाई, ठीक है। और वहीं पत्नी के अंडाणु को, अब पत्नी का अंडाणु कैसे भाई मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम के बारे में आप बहुत भली भांति जानते हैं, ये अंडाशय है, ठीक है। तो होता क्या है, अंडा कैसे, देखो ये स्पर्म तो इजीली आ जाता है, यह स्पर्म तो मतलब जो मैन होता है वो इजैकुलेट करता है। अच्छा, कई पूछते हैं कि सर स्खलन का मतलब क्या है, भाई स्खलन का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है, स्खलित करना, बाहर फेंकना। मतलब जो मनुष्य होता है, सॉरी जो नर होता है ना, वो पेनिस के माध्यम से अपने वीर्य को अंदर से बाहर निकालता है, ये स्खलन घटना हो गई, ठीक है, वो चीज़ होती है स्खलन। अब ये स्खलन तो नॉर्मल हो जाएगा, पुरुष का तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या आती है कि आखिर हम इस अंडे को कैसे निकालें। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, इसमें दोनों के युग्मकों को, स्पर्म और ओवा दोनों को उनकी बॉडी से बाहर निकालकर एक कृत्रिम माध्यम में निषेचन करवाया जाता है, ठीक है। जो क्रिया मादा शरीर के अंदर होनी थी नेचुरल, हम उसी क्रिया को आर्टिफिशियल कराते हैं लैब में। उस घटना को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब लैब में करा रहे हैं तो हमने क्या किया, जो पति होता है उसका स्पर्म ले लिया, वीर्य ले लिया जिसमें स्पर्म था, और मादा का जो अंडाणु होता है, अंड होता है, वो अंडाशय में होता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक योनि के माध्यम से एक मतलब नली जैसी संरचना होती है, ट्यूब जैसी, उसे यहाँ से इंसर्ट करते हैं और डायरेक्ट गर्भाशय की इस भित्ति को भेदते हुए या इस योनि की भित्ति को भेदते हुए डायरेक्ट एक यहाँ पर उसको इंसर्ट कर देते हैं अंडाशय में। और जो ये ट्यूब होती है ना जिसका हम सहारा ले रहे हैं, वो उसमें सक्शन प्रेशर होता है, चूषण दाब होता है। सक्शन मतलब खींचने वाला, ठीक है। तो जैसे ही ये जो ट्यूब होती है अंडाशय में जब हम इसको डाल देते हैं तो इसको सक्शन किया जाता है, तो अंडाशय के अंदर जो मटेरियल होता है, अंडाशय के अंदर जो मटेरियल होता है
वो मटेरियल इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, इससे पहले हम पता है क्या करते हैं, इससे पहले हम इसको क्या है, कुछ हार्मोन से देते हैं। अब हार्मोन कौन सा होता है जो ओवुलेशन को रिलीज करता है? LH हार्मोन होता है, मतलब ओवुलेशन को प्रेरित करता है। वो कौन सा हार्मोन होता है? LH हार्मोन होता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो ऐसा करने से पहले हम इस पत्नी को, हाँ मतलब महिला को यार, है ना, इस महिला को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इंजेक्शंस वगैरह देंगे ताकि ओवुलेशन की प्रक्रिया इसमें हो जाए, और फिर एक सक्शन ट्यूब के माध्यम से इस ओवम को अंदर खींच लिया जाता है, और उस ट्यूब में से एक पेट्री डिश जिसको बोलते हैं, इसमें इस ओवम को डाल दिया जाता है, ओवा को डाल दिया जाता है, अंडे को, है ना। अब होता क्या है कि अंड हो सकता है LH हार्मोन की वजह से एक से ज़्यादा अंड बन जाए, तो एक से ज़्यादा अंड भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो उन अंड को निकाल कर कहाँ डाल दिया? एक पेट्री डिश में, एक पात्र में। इसको पात्र निषेचन क्यों कहते हैं आप? क्योंकि यहाँ पे एक पात्र का यूज होता है। तो यह पात्र है जो लैब में होता है, जिसे आप पेट्री डिश के नाम से भी जानते हैं। तो इस पेट्री डिश में हमने ओवा को डाल दिया, महिला के ओवा को। परकनली शिशु बना रहे हैं हम, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे करते हैं डॉक्टर उसको बता रहा हूँ। ये ओवा हो गया, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं ये पेट्री डिश है, ये अंड है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये स्पर्म है ना, इसमें टेस्ट ट्यूब में क्या है? स्पर्म है। तो आपको एक पॉइंट याद रहना चाहिए, क्या कि जो स्पर्म होते हैं जब स्खलित होते हैं मादा जनन मार्ग में, उससे पहले उनमें निषेचन की क्षमता नहीं होती है। याद कीजिए, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, योग्यतार्जन या कैपेसिटेशन, और जिसे ही आप क्षमतायन के नाम से भी जानते हैं। क्षमतायन भी उसका आप नाम लिख लेना। कैपेसिटेशन जो मैंने बताया था ना, योग्यतार्जन, क्या था कैपेसिटेशन? शुक्राणु का मादा जनन मार्ग में पहुंचकर निषेचन की क्षमता को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन, योग्यतार्जन या क्षमतायन कहलाता है, ठीक है। अब आपने तो डायरेक्ट यहाँ पे स्पर्म लिए हैं। अच्छा, क्षमतायन की क्रिया नेचुरली कहाँ होती है? मादा जनन मार्ग में होती थी। अब तो मादा जनन मार्ग है ही नहीं, ठीक है, तो हम उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह कुछ ऐसे डालते हैं जिससे इनमें निषेचन की क्षमता आ जाती है स्पर्म में। अर्थात मैं कह सकता हूँ इनका पहले कैपेसिटेशन किया जाता है, और जब इनको आप कैपेसिटाइज कर लेते हैं तो फिर इस स्पर्म को इसमें डाल दिया जाता है, इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो जो स्पर्म होता है ना, ध्यान से सुनिए इस बात को, ये जो स्पर्म होता है वो इस कृत्रिम परिस्थिति में जो ऐसी परिस्थिति प्रोवाइड करते हैं जैसे ये मादा जनन मार्ग में हो रही होती है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में। तो ये जो स्पर्म होता है वो अंडाणु को भेद कर यहाँ पर क्या बना देता है? यहाँ पर एक जाइगोट बना देता है। क्या बना देता है? एक जाइगोट, यानी कि युग्मनज बना देता है भाई, ठीक है। तो हो गया ना निषेचन। अब ये निषेचन हुआ कहाँ पे है? कृत्रिम परिस्थिति में, और किसमें? एक पात्र में। समझ में आ गई? तो इसलिए इस विधि को बोलते हैं पात्रे निषेचन, कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है? एक पात्र में हो रही है या लैब में हो रही है, इसलिए इसको हम पात्रे निषेचन या IVF के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो IVF में हम क्या करते हैं? IVF में कृत्रिम परिस्थिति प्रोवाइड की जाती है निषेचन के लिए, और ऐसी परिस्थिति प्रोवाइड की जाती हैं जो मतलब मादा शरीर के अंदर होती हैं, ऐसी परिस्थिति, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? पति या दाता पुरुष, दाता मतलब जिसने वीर्य दे रखा है, दान किया है ना, ऐसे पत्नी या दाता महिला, ठीक है, इन दोनों के शुक्राणु और वह अंडाणु को लेकर पात्र में कृत्रिम परिस्थिति में निषेचन करवाया जाता है। इसे हम IVF के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको यहाँ तक का प्रोसीजर समझ में आ गया कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब अभी बेबी तो नहीं बना है, क्या बन चुका है? युग्मनज बन गया है।
अब एक मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नीट एग्जाम में। सुनिए, तो तुम्हें इतना तो पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया तो हो गई, निषेचन की क्रिया तो हो गई, अब होता क्या है। अच्छा, इतना सारा काम तो हुआ कृत्रिम यानी कि लैब में। अब कई बार अब कुछ माँ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि नहीं, मुझे तो अपने गर्भाश, मुझे तो पूरा ममत्व सुख लेना है, मातृत्व सुख, कि मुझे एहसास करना है कि एक भ्रूण गर्भ में, यूट्रस में कैसे पलता है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा ही करते हैं, उसके लिए क्या है, युग्मनज बन गया। अब इस युग्मनज में क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा, विदलन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस युग्मनज को, जो युग्मनज बना है, इसे मादा के गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपण या आरोपित करते हैं दोबारा से, मतलब इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं मादा गर्भाशय के। देखो अभी तो ये परक नली में है, लेकिन जैसे ही युग्मनज बन गया, निषेचन हुआ, तो अब हम इसको क्या है, मादा के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, करना पड़ता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप इस युग्मनज को स्थानांतरण जो करते हैं ना, वो दो प्रकार से कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो युग्मनज होता है इसका स्थानांतरण दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से, यही आपको समझना है जो ए और बी करके लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहला है अंत्यडिंब वाहिनी स्थानांतरण या जाइगोट फैलोपियन नलिका स्थानांतरण। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, जिसे आप शॉर्ट में ZIFT के नाम से जानते हैं। ये शॉर्ट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये शॉर्ट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ZIFT। तो इसका भी पूरा नाम आपको याद रखना। देखो क्या है इसका पूरा नाम, Z मीन्स जाइगोट, I माने इंट्रा, F माने फैलोपियन ट्यूब, T माने ट्रांसफर, ठीक है। जाइगोट अंत्य फैलोपियन नल का, या आप इसको कह सकते हैं जाइगोट फैलोपियन नल का स्थानांतरण। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, जिसको आप ZIFT के नाम से जानते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसका पूरा नाम क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। लिख सकते हैं आप, इसको चाहें लिख लीजिए, पूरा नाम लिख लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो मुझे पता है। जाइगोट इंट्रा भी चलो लिख ही देता हूं मैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन नल का स्थानांतरण, ठीक है। आप फैलोपियन से ही काम चला सकते हैं, शायद आपके नोट्स में फैलोपियन लिखा होगा, आप उससे ही काम चला लेना, नल का लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर लिख लो, आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी ना, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे फिर पूछेंगे सर ये नल का भी लिखा हुआ है, इंट्रा भी लिखा हुआ है ना। चलिए तो पूरा लिख लीजिए, जाइगोट लिखा हुआ है यार, लिखेंगे क्या आप, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन स्थानांतरण या नल का स्थानांतरण, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो ZIFT के नाम से इसे जाना जाता है। मैं दोबारा इसको लिख ही देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते ही हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन स्थानांतरण, जिसे आप ZIFT के नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ZIFT की फुल फॉर्म, तो देखिए जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर,
है ना, ये इसका पूरा नाम होता है। तो आप स्थानांतरण की जगह पे ट्रांसफ़र लिख देना वहाँ पे, इतना आपको थोड़ा सा चेंजमेंट तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो सुनिए मैं क्या कह रहा था कि जब युग्मनज बन जाता है तो अब युग्मनज तो आपने बना लिया कृत्रिम परिस्थिति में, अब माँ चाहती है कि भाई मुझे तो इसको प्राकृतिक परिस्थिति देनी है, अपने गर्भ के अंदर इसको पालना है। तो आप दो तरीके अपनाते हैं, मतलब जो युग्मनज आपको ट्रांसफ़र करना होता है ना माँ के शरीर में, तो उसके भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, ठीक है, अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, जिसे आप जाइगोट इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण के नाम से जानते हैं और इसे बोलते हैं ZIFT। तो इस विधि में क्या किया जाता है, 8 ब्लास्टोमियर, ध्यान से सुनिए, 8 ब्लास्टोमियर। अच्छा, ब्लास्टोमियर आपको पता है ना, कोरक खंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोरक खंड। बोई, अरे यार युग्मनज है, युग्मनज में क्लीवेज होना स्टार्ट हुआ, तो क्लीवेज से उसमें क्या बनता है, कोशिकाएं बनती हैं। जैसे पहले एक कोशिका थी, फिर उसमें 2, फिर 4, फिर 8 ऐसे बनती है। तो ब्लास्टोमियर बन जाती हैं, मतलब मैंने आपको उस समय भी बताया था कि युग्मनज में जब ये कोशिकाएं होती हैं तो उन कोशिकाओं को आप ब्लास्टोमियर या कोरक खंड के नाम से जानते हैं, मैंने कहा था ना। तो देखिए जाइगोट जैसे ही बना, इसमें तो तुरंत विभाजन होगा, ठीक है। तो सुनिए आपको समझ में आ जाएगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं दूसरे को लिख दूं यहाँ पर नंबर B, तब मैं आपको इसका तुलनात्मक अध्ययन कराऊंगा। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, जिसको आप IUT के नाम से भी जानते हैं। अब देखो दो तरीके हैं आपके पास। यदि आपका युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर तक ही बना है ना, मतलब मोरूला अवस्था भी कंप्लीट नहीं बनी है तब तक, यदि तब आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप उसे कहाँ डालेंगे, डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। याद रखो मेरी इस बात को, यदि युग्मनज को माँ के शरीर में ट्रांसफ़र करना होता है तो हम दो विधि अपनाते हैं। यदि युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर तक का है तो हम उसे डायरेक्ट कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। क्यों, क्योंकि याद कीजिए फैलोपियन ट्यूब में क्या बनती थी, मोरूला बनती थी, 16 कोशिका तक की अवस्था बनती थी ना भाई। 8 कोशिकीय अवस्था का जो युग्मनज है आप उसे यूट्रस में थोड़े डाल देंगे, गर्भाशय में थोड़े रोपित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि गर्भाशय में तो उसके लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं होती हैं, उसकी परिस्थिति कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि मोरूला जो बनती है वो तीसरे दिन तक फैलोपियन ट्यूब में ही तो बनती है। और यदि आपसे कहा जाए कि आप युग्मनज जो 8 कोशिकीय है उसे आप ट्रांसफ़र कीजिए, तो आप यूटेराइन में थोड़ी करेंगे, यूट्रस में थोड़ी करेंगे, कहाँ करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये आपको याद रखना है कि फैलोपियन नलिका में 8 ब्लास्टोमियर तक के युग्मनज को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये यदि 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का हो और मैं कहूँ डायरेक्ट जब कोरक पुटी बन जाए, देखो मोरूला बन जाए तो मोरूला के बाद क्या बनती है, कोरक पुटी। तो मान लीजिए यहीं पर कोरक पुटी बन गई कृत्रिम परिस्थिति में, और अब आपसे कहा जाए कि अब आप इसको ट्रांसफ़र कीजिए, तो आपको तो पता है ना कि आप कोरक पुटी को जिसमें 8 ब्लास्टोमियर से अधिक कोशिकाएं होंगी उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डायरेक्ट गर्भाशय में। तो ये इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र हो गया। भाई इसको तो आप गर्भाशय में तो ट्रांसफ़र करेंगे। यार एक बात बताओ, आपके इस पात्र में यदि मोरूला या मोरूला से पहले की अवस्था है और आपसे उसे ट्रांसफ़र करने को कहा जाए तो आप तो वास्तविक में उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि इसके अनुकूल वातावरण यहीं पर मिलेगा। और यदि कोरक पुटी अवस्था यहीं पर बन जाए या 8-16 कोशिका से अधिक की संरचना बन जाए और तब आपसे ट्रांसफ़र करने की कहा जाए तो आप यहाँ क्यों ट्रांसफ़र करेंगे,
क्योंकि यहाँ तक जो होना तो वो तो हो गया है यहीं पे, तो आप इसको डायरेक्ट कहाँ डालेंगे, गर्भाशय में। ठीक है, तो दो प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप इस युग्मनज को। आई बात समझ में नहीं आई? एक तो आप डायरेक्ट फैलोपियन नलिका में कर सकते हैं, लेकिन कब, जब वो 8 कोशिका तक का होता है, और डायरेक्ट आप यूट्रस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कब, जब वो कोरक पुटी बन जाए या मोरुला से बाद की अवस्था में बन जाए यहीं पर। तो इन दो परिस्थिति में आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी अपनाते हैं भाई, समझ में आ रही बात है ना? तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ताकि आपकी थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ जाए। ले लिया? चलिए अब सुनो, अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहीं पर आप एक पॉइंट, अब ध्यान से सुनिए, आपके जो नोट्स है ना, उसका जो ऊपर वाला कॉलम होता है ब्लैंक, अच्छा जहाँ से ये कॉपी स्टार्ट होती है ऐसे, तो ऊपर होता है ना, आप वहाँ पर नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट ऐड कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ, मैं मतलब लिख रहा हूँ, तो आप वहाँ पे पॉइंट ऐड करना। देखो, प्रथम परख नली शिशु, प्रथम परख नली शिशु कहाँ का, विश्व का। तो प्रथम परख नली शिशु जो था ना, आप एडजस्ट कर लेना, लिख लेना, मैं इसको मिटा दूं। आप लिखो, प्रथम परख नली जो शिशु था उसका नाम था भाई लुइस ब्राउन, जिसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978। 25 जुलाई 1978 को जन्म हुआ था लुइस ब्राउन का। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। ये आपको दिख तो रहा है यहाँ तक? हाँ दिख, ठीक है। तो प्रथम परख नली जो शिशु था ना, वो लुइस ब्राउन नाम का एक बच्चा था, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था भाई, समझ गए? तो ये तो विश्व का प्रथम परख नली शिशु है। लेकिन यदि आपसे भारत का पूछा जाए, भारत की मैं बात करूं, तो भारत में सुनिए, भारत में एक था परख नली शिशु प्रथम, जिसका नाम है दुर्गा। क्या नाम था? दुर्गा, जिसे आज कानुप्रिया अग्रवाल के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? आज भी है वो वही है ना, कानुप्रिया अग्रवाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कानुप्रिया अग्रवाल के नाम से जानते हैं। दुर्गा, भारत में दुर्गा जो था वो पहला प्रथम परख नली शिशु था, जिसे आज कानुप्रिया अग्रवाल के नाम से जानते हैं। इसका जो जन्म हुआ था वो 3 अक्टूबर 1978 को कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 3 अक्टूबर 1978 को कोलकाता में हुआ था। पहले इसका नाम दुर्गा था, लेकिन आज वर्तमान में उसे किस नाम से जानते हैं? कानुप्रिया अग्रवाल के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो आप सर्च करके देख लेना कानुप्रिया अग्रवाल कैसा दिखता है भाई, है ना। तो ये दुर्गा था। दूसरा मैं बात करूं, एक था हर्षा। हर्षा जो था ना, हर्षा, ये भी परख नली शिशु है। इसका जो जन्म हुआ था 6 अगस्त 1986 को। जिसको नहीं दिख रहा है तो आप, मैं बोल रहा हूँ ना, बोल लीजिए। हर्षा 6 अगस्त 1986 को मुंबई में जन्मा था। तो ये दो परख नली शिशु तो भारत के, दुर्गा और हर्षा, और विश्व का इंग्लैंड का है लुइस ब्राउन। नोट कर लीजिए फटाफट तीनों को ही, बेसिक नॉलेज के लिए केवल। ठीक है, तो ये आपकी ERT की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट विधि कंप्लीट है, जिसको आप बोलते हैं पात्र निषेचन, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF के नाम से आप इसे जानते हैं, और जिसे साधारणतः टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया टेस्ट ट्यूब बेबी का, कि इसमें पति
और पत्नी के या दाता पुरुष या दाता स्त्री के शुक्राणु व अंडाणु को कृत्रिम शरीर मानव शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में कृत्रिम रूप से इसमें निषेचन करवाया जाता है। और जो युग्मनज बनाया जाता है, इस युग्मनज को हम दो प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर तक का है तब तो ZIFT यानी कि डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में, और यदि 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का है तब हम उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, मोस्टली ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ये पहली विधि बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विधि की। और विधि तो अब छोटी छोटी विधि हैं जो इजीली आपको, मतलब थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बस छोटी छोटी सी विधि हैं केवल। ये ना मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये डस्टर एक कपड़े वाला लाना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये वाइट डस्ट सी वो अंदर चली जाती है और फिर ये निकलती नहीं है ना। चलिए, तो सेकंड जो विधि है उसे हम बोलते हैं जीवे निषेचन। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम इसका जिक्र होता है NCERT में। जीवे निषेचन, जिसे आप इन विवो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इन विवो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हाँ देखो, आप सोच रहे होंगे सर इसका भी तो IVF होता है शॉर्ट नेम। तो मैं आपको बता दूं, मेरी इस बात को गांठ बांध लेना आप। IVF का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको ये वाला नहीं लिखना है भाई, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यदि आपसे IVF की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको क्या लिखना है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लिखना है। क्या लिखना है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नॉट इन विवो फर्टिलाइजेशन। आगे बात समझ में? अब देखो, ये हालांकि थोड़ी अलग विधि है। कैसी विधि है सुनो, मैं आपको बता देता हूँ कि यह विधि उनके लिए काम में आती है जिनमें गर्भधारण की समस्या होती है। मतलब होता क्या है कि जो महिलाएं होती हैं ना, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं उनमें युग्मक तो बनते हैं लेकिन गर्भधारण नहीं होता। देखो, कुछ अलग सी विधि है ये, सुनिए मेरी बात को। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें युग्मक ही नहीं बनता, समझ रहे हैं? और कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें युग्मक तो सही बन जाते हैं, निषेचन भी हो जाता है, लेकिन भ्रूण का आरोपण नहीं हो पाता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? दो कंडीशन है ये, दो एबनॉर्मलिटी मानो। एक महिला तो ऐसी है जिसमें युग्मक ही नहीं बन रहे हैं लेकिन भ्रूण का आरोपण हो सकता है, समझ रहे हैं? गर्भाशय वगैरह ठीक है लेकिन अंड नहीं बनता है, युग्मक नहीं बनते। और एक ऐसी महिला है जिसमें अंड तो बनते हैं लेकिन गर्भाशय या उसमें भ्रूण का आरोपण नहीं होता। तो दोनों में अलग अलग डिजीज हैं, अलग अलग प्रकार की एबनॉर्मलिटी हैं। ठीक है, तो जीवे निषेचन क्या है? ये हालांकि विधि कोई ऐसी विधि नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये उन महिलाओं के लिए होती है जिनमें युग्मक तो बनते हैं लेकिन गर्भधारण की समस्या होती है। तो इनका फ़ायदा हम उठाते हैं। कैसे भाई? सुनिए, देखो, युग्मक तो इनमें बन रहे हैं, केवल गर्भधारण की समस्या तो है, तो हम क्या करते हैं, इनके युग्मकों से या तो हम इनके युग्मक को ले लेते हैं। अब देखो, दूसरी तरफ एक ऐसी, अच्छा मैं तीसरी विधि लिख ही देता हूं यहाँ पे। युग्मक फैलोपियन नल का स्थानांतरण, है ना? इंट्राफैलोपियन नल का बोल सकता हूँ, युग्मक इंट्रा
या पूरा नाम ही लिख दूं क्या, कोई बात नहीं, युग्मक इंट्राफैलोपियन नल का स्थानांतरण, ठीक है। और इसे आप बोलते हैं GIFT के नाम से, GIFT के नाम से। देखो जी का मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है भाई, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मक इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण, समझ में आ गई बात। तो ये GIFT की फुल फॉर्म है। GIFT की फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट, GIFT के नाम से आप इसे जानते हैं। तो देखिए भाई क्या होता है जीव निषेचन और इसमें क्या क्या अंतर है और ये कैसे एक दूसरे के काम आते हैं, सुनो। जीव निषेचन में क्या होता है कि जो महिला होती है उसमें युग्मक तो बनते हैं लेकिन गर्भधारण नहीं होता। अब एक बात बताओ यार, जिनमें गर्भधारण की समस्या है वो तो कभी माँ बन ही नहीं पाएंगी, है ना। ऐसी कंडीशन में ये, ठीक है, तो ये माँ तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनमें कभी गर्भधारण नहीं होगा, है ना। अब ये माँ कैसे बन सकती है, इनको एहसास कैसे हो सकता है कि इनके अंदर युग्मक बन रहे हैं, ठीक है। तो इनके युग्मकों को ले लीजिए आप, है ना, युग्मक ले लीजिए इन महिलाओं के, या आप इन्हीं के अंदर निषेचन करवा दो तो भ्रूण बन जाएगा। अरे यार भ्रूण तो बन सकता है ना, लेकिन उस भ्रूण का आरोपण ही तो नहीं हो रहा है इस महिला में। तो आप उस या तो डायरेक्ट भ्रूण को ले लीजिए और किसी ऐसी महिला में ट्रांसफ़र कर दो जिसके अंदर युग्मक नहीं बन रहे हैं लेकिन गर्भधारण के लिए तैयार है या उपयुक्त है। समझ रहे ना आप, ये दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर सकते हैं ना। मतलब एक ऐसी महिला जिसमें युग्मक बनते हैं लेकिन गर्भधारण नहीं होता, तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका ये एक बेनिफिट हो सकता है कि इसके या तो हम युग्मक ले सकते हैं, युग्मक, है ना, या इसमें निषेचन कराकर भ्रूण बनता है तो उसको डायरेक्ट ले सकते हैं और किसी ऐसी माँ के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं जिसके अंदर युग्मक नहीं बनते हैं। समझ रहे ना। चलिए, तो ये कोई खास बात नहीं है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जीव निषेचन। केवल आपको इतना कहना है कि ये विधि उन महिलाओं के लिए काम ली जाती है जिनमें युग्मक का निर्माण तो होता है लेकिन गर्भधारण की समस्या रहती है। तो इन महिलाओं में निषेचन तो प्राकृतिक माध्यम में हो जाता है और उससे जो भ्रूण बनता है ना उसे हम स्थानांतरण के लिए काम में ले लेते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट विधि है युग्मक फैलोपियन नल का स्थानांतरण, देखो जब भी आप इसका शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे ना, नोट्स में जैसे लिखा हुआ है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग आप चाहें डायरेक्ट ऐसे लगा लेना, युग्मक फैलोपियन नल का स्थानांतरण। अब हेडिंग खुद कह रही है कि युग्मकों को ट्रांसफर कीजिए, किसमें, फैलोपियन नल का में, ठीक है। तो आप सुनिए, ये जो GIFT जिसको आप गिफ्ट कहते हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट विधि है और इस विधि में हम कौन सी महिलाओं को सम्मिलित करते हैं, जो गर्भधारण तो कर सकती हैं लेकिन युग्मक फॉर्मेशन नहीं कर सकती। अब आ गई आपको बात समझ में। मतलब कोई ऐसी महिला है जिसके अंदर अंड नहीं बन रहा लेकिन प्रेग्नेंट हो सकती है, वो कैसे, मतलब भ्रूण का आरोपण करने के लिए सक्षम है, उसका गर्भाशय सही है लेकिन अंड नहीं बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये महिला कौन सी थी जो युग्मक बनाती लेकिन गर्भधारण नहीं होता, तो हम इसका युग्मक नहीं ले सकते क्या, इस महिला का, इस महिला का युग्मक लीजिए और उस युग्मक को कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पार्ट में, क्योंकि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, एम्प्यूला वाले पार्ट में होती है, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्राकृतिक परिस्थिति में निषेचन होगा, उसमें फिर कोई कृत्रिम चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। केवल इसमें क्या करना पड़ता है गिफ्ट में, केवल किसी दूसरी महिला से अंड लेकर उस महिला की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना होता है बस। फिर सारी चीज़ें प्राकृतिक होती हैं, जैसे होता है मैथुन क्रिया होगी, शुक्राणु आएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा, फिर गर्भधारण हो जाएगा, ये होता है। तो ऐसी मादाओं को हम सैरोगेट मादा के नाम से जानते हैं, सैरोगेट मादा, ठीक है भाई। तो आजकल हम ऐसी विधि का उपयोग गाय वगैरह पे भी कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी गाय होती हैं जो बांझ रह जाती हैं, बच्चे को जन्म नहीं देती,
क्यों? क्योंकि उनमें अंड नहीं बनते। तो हम कुछ गाय से अंड बनाने वाले इंजेक्शन देते हैं, तो उनसे युग्मक ले लेते हैं और उन गायों में भी ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, नस्ल सुधार चल रही है उससे। ऐसे ही महिलाओं में भी होता है भाई। तो ये दोनों विधियों को आप समझ पाए, ठीक है। तो युग्मक फैलोपियन नल का स्थानांतरण क्या है ये विधि? ये ऐसी विधि है जिसमें महिला में युग्मक नहीं बनते लेकिन गर्भधारण कर सकती है, आरोपण कर सकती है। तो हम किसी महिला जो केवल युग्मक बनाती है उससे युग्मक लेते हैं, इसकी फैलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र करते हैं और प्राकृतिक परिस्थिति में गर्भधारण होता है। ये है। अब नेक्स्ट है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, जिसे आप ICST के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बोलो, साइटोप्लाज्मिक ज़्यादा सही है इसका नाम। सही क्या दिया हुआ है तो आपको साइटोप्लाज्मिक ही लिखना है। हालांकि कोश के को सेलुलर बोलते हैं हम, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्रिया होती है, इसलिए। तो फुल फॉर्म आपकी लिखी हुई है इसलिए मैंने नहीं लिखी। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ट्रांसफ़र, ठीक है भाई, ICST। तो निक्षेपण, यह आपको बात समझ में आ गई। इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं भाई? अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण में हम क्या करते हैं? इस विधि में यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ICSI होना चाहिए ना, ICSI, क्योंकि इसका जो पूरा नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है ना, तो ICSI हो सकता है इसका ना, यही होगा यार, है ना। हो सकता है बुक में शायद गलत है, मैंने थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप इसको अभी एक बार यही रहने दो, मैं आपको बता दूंगा कि वास्तविकता इसकी क्या है, ठीक है। कोई बात नहीं, फिलहाल इसको समझिए। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, है ना, इसमें क्या होता है भाई? फुल फॉर्म तो आपकी यही है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। इसी को आप याद रखिए, ICSI। तो ये क्या होता है भाई कि किसी के कोई नर है, उसके जो शुक्राणु होते हैं वो मान लीजिए कमज़ोर हैं। कैसे हैं? कमज़ोर हैं, ठीक है। शुक्राणु कैसे हैं? कमज़ोर हैं, ठीक है। तो यदि हम उन शुक्राणुओं को डायरेक्टली एक इंजेक्शन के माध्यम से उस अंडाणु के साइटोप्लाज्म में, जैसे ये अंडाणु है तो इसके साइटोप्लाज्म में यदि हम डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र या इंजेक्ट कर दें, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ठीक है, इंजेक्ट भी हो सकता है। तो ये इंजेक्ट यदि हम कर दें तो निषेचन की क्रिया जो है वो आसानी से हो जाती है। ये विधि कब अपनाते हैं? जब किसी व्यक्ति का शुक्राणु कोई कारणवश अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसके पति का स्पर्म लेके इंजेक्शन के माध्यम से किसी भी भौतिक साधन के माध्यम से डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं इस ओवा के अंदर। तो हम इस विधि को अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। अब सबसे लास्ट जो विधि है वो है कृत्रिम वीर्य सेचन। लास्ट जो विधि है नंबर 5, जिसे आप AI के नाम से जानते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और आई का मतलब होता है इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से हम इस विधि को जानते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन। अब मैं आपको बता दूं, ये कृत्रिम वीर्य सेचन वही विधि है, जनरल में आपको बता दूं, जैसे आपने देखा होगा गाय और भैंस जब हीट में आती हैं तो डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं ना बीज रखना, नॉर्मल जैसे देसी शब्द जैसे बीज रखना ऐसे बोलते हैं ना, तो वो एक प्रकार की कृत्रिम वीर्य सेचन विधि है। मतलब इसमें क्या होता है, अच्छा ये विधि किन के लिए काम में ली जाती है? ये विधि तब काम में ली जाती है
जब महिला का जनन तंत्र तो पूरा सही होता है, लेकिन नर का जो होता है उसमें स्पर्म, या तो स्पर्म नहीं बन रहे, है ना, या उसके स्पर्म में इतनी क्षमता नहीं है कि वो निषेचन कर पाए, या उनकी संख्या कम हो। तो देखो मैंने वो पहले बताई थी ना आपको, पहले कंडीशन, वो कंडीशन यदि होती है, कहने का मतलब है यदि नर की कमी होती है ना और मादा जनन तंत्र सही होता है, तब हम इस विधि को अपना सकते हैं। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस विधि में क्या होता है कि दाता पुरुष, मतलब वीर्य बैंक के बारे में ना आपको उस समय बात की थी शायद चैप्टर नंबर 2 में। तो वीर्य बैंक में क्या होता है, वीर्य स्टोर होता है, ठीक है। तो दाता पुरुष का ही वीर्य होता है भाई, कोई दानी पुरुष होता है तो उसके वीर्य को लेकर, है ना, उसके वीर्य को लेकर मादा योनि के अंदर डायरेक्ट स्खलित कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम उस विधि को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है कि ये विधि उन नरों के लिए काम ली जाती है जिनके या तो स्पर्म के पास निषेचन क्षमता नहीं होती है, या वो बहुत कम संख्या में होते हैं, या स्पर्म होते ही नहीं है। तो ऐसे में जो विधि काम में ली जाती है आप उसे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर इसमें बताया गया है पूरा प्रोसीजर कि इसमें पुरुष या इसमें मतलब पति या पति का तो होगा ही नहीं, मोस्टली दाता पुरुष का जो वीर्य है उसे लेकर कृत्रिम रूप से या तो उसकी योनि में या गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं, IUI के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हुई सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART, ठीक है भाई। तो ART में हमने सबसे पहले क्या देखा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखा, ठीक है, जिसको आप पात्र निषेचन बोलते हैं, जिसे टेस्ट ट्यूब भी। उसके बाद हमने इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसे आप जीव निषेचन कहते हैं, है ना। अच्छा, जीव निषेचन में मादाएं कैसे माँ बन सकती हैं, ये केवल देखो अपने युग्मक को किसी दूसरी महिला के गर्भ में पालने को दे देती हैं। जैसे अपना युग्मक दिया और कोई जो दूसरी माँ होती है उसके गर्भ के अंदर ये युग्मक पलता है, ठीक है, तो ये उसकी माँ होती है, और जो माँ इस गर्भ को पालती है उसे आप सैरोगेट मदर कहते हैं, है ना। ऐसे होता है। युग्मक फैलोपियन ट्रांसफर देखा कि मान लीजिए ये युग्मक आपने किसी महिला के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया फैलोपियन नलिका में, तो गिफ्ट विधि हो गई। उसके बाद हमने ICSI, हाँ वो आप चेंज कर ही लेना उसको ना, वही सही है, वो शायद T लिख गया ऐसे ही, ICSI, ठीक है, समझ में, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको सही कर लेना भाई। नोट्स में जो ICST लिखा हुआ है ना, ICST लिखा हुआ है, आप उसे T ऐसे बन गया है, वो ये नीचे लाइन नहीं बनी, तो आप उसको ऐसे कर लेना, I है ये, ICSI है, नॉट T, वो T सा लिखा हुआ है आपके नोट्स में, तो I कर लेना आप उसको, ठीक है, ICSI, समझ पा रहे हो, उसको करेक्शन कर लेना भाई। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो शुक्राणु होता है उसको डायरेक्ट किसके अंदर प्रवेश करा देते हैं, अंडाणु के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और लास्ट में AI हमने देखा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये आपकी बात कंप्लीट हुई भाई, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा था ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब कल मैं इसके 1 शॉट रिवाइज वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक बार हम फिर इसको देखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का चैप्टर है तो और इजीली है, तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना भाई, समझ रहे हैं, सिंपल सा चैप्टर है, नॉलेजेबल है, और हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नीट में लगभग 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं भाई हमेशा ही।
तो सारी फुल फॉर्म वगैरह आप याद रखना, यहाँ पे जो प्रोसीजर है, कौन सी टैबलेट क्या है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखते हुए चलनी है। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, चलिए। और मैं यहाँ पे कुछ बता रहा था क्या, हाँ, एक इसमें शायद आपके एक नोट में पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई कि जो वंध्य दंपत्ति जो आर्ट प्रौद्योगिकी अपनाते हैं, हालांकि ये अमीर व्यक्तियों के लिए मानी जाती हैं भाई। मतलब अमीर कैसे, मतलब इनमें थोड़ा पैसे का खर्चा आता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई आप जो कुछ अनाथ बच्चे होते हैं, जो निसंतान दंपत्ति है ना, क्यों ना वो अनाथ बच्चे जो होते हैं, बेसहारा जो बच्चे होते हैं, उनको गोद ले लें। ठीक है, तो संतान प्राप्ति भी हो जाती है और खर्चा भी नहीं होता है। ठीक है, तो कानून, भारत सरकार जो है वो गोद लेने की इजाज़त, कानूनी इजाज़त भी देता है। तो ज़्यादा बेटर यही रहता है कि वो बेसहारा या अनाथ बच्चों को गोद ले लें। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से 2-3 बार ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि आप वंध्य दंपतियों को कैसे सलाह देंगे, ऐसे ना। तो वो क्वेश्चन भी बेसिक जो मैंने लिख दिए, आप उनका आंसर बताइए आपको ना। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट और आपका 25% कोर्स भी कंप्लीट है ना। टोटल 16 चैप्टर हैं, 16 में से 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कल तो मैं रिवाइज वीडियो, उसके बाद अपने चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे। और जो चैप्टर नंबर 5 में है ना, वो आपका मेंडल वाला चैप्टर है, जो शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, शायद तीसरा चैप्टर होगा, मुझे इतना कन्फर्म याद नहीं है, आपने जो पढ़ा था। ठीक है ना, तो आनुवांशिकता वाला चैप्टर नंबर 5 के बारे में हम परसों जानेंगे भाई। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर फिर वही क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन दूं? कॉपर आयन का कार्य क्या होता है? केवल आपको गर्भ निरोधक की दृष्टि से बताना है। ऐसे तो कॉपर आयन के बहुत सारे कार्य होते हैं, जो कॉपर आयन है उसका कार्य क्या होता है, आपको एक पॉइंट बता देना कोई भी। ठीक है, मोस्टली एक पॉइंट आप मुझे बता देना 1 लाइनर में, 1-2 शब्द में, कि कॉपर आयन क्या काम करता है गर्भ निरोधक की दृष्टि से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, और बाकी बातें करते हैं कल। उसको करेक्ट कर लेना, ICSI कर लेना उसको। ठीक है।